गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आरजू साई और खबरों की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। मध्य प्रदेश में आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। खंडवा से शुरू हुई यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका के साथ हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज ये यात्रा 23 किलोमीटर तक चलेगी। राहुल गांधी रास्ते में रुस्तमपुर के टटिया भील की जन्मस्थली जाएंगे और वहां एक जनसभा भी होगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 12 दिन में 6 जिलों से होती हुई 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पारंपरिक तरीके से लोग अपने नेता राहुल गांधी के स्वागत के लिए नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और एक मंच भी सजाया गया है क्योंकि यहीं पर जो चाय का ब्रेक होगा, जो यात्री हैं, पदयात्री हैं राहुल गांधी के साथ सब कोई, और उसके बाद यहाँ से फिर यात्रा आगे बढ़ेगी। जगह जगह पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी खड़े हैं, लंबी कतार है वहाँ लोगों की और अभी तो सब जोश में है, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्यों बजा रहे हो? ये किसकी खुशी है? ये अरुण यादव, सॉरी राहुल गांधी आ रहे हैं, हमारे नेता हैं और बहुत अच्छे हैं। उनका स्वागत के लिए हम बजा रहे हैं। अरुण यादव भी आ रहे हैं, वो भी आपके नेता? हाँ, अरुण यादव जी हमारे नेता हैं, हमारे विधायक भी रह चुके और बहुत अच्छे हैं। उनके लिए खुशी में हम बजा रहे हैं। ये कौन सा पारंपरिक नृत्य है? इसको आदिवासी नृत्य कहते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं उनके भी नाम और जगह जगह पोस्टर लगे हैं राहुल गांधी के पदयात्रा के। कल बुरहानपुर से पदयात्रा मध्य प्रदेश की सीमा में आई थी और वहां पर राहुल गांधी ने पहली बार हमला बोला उन विधायकों को जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार यहां पर गिर गई थी। प्रियंका गांधी भी इस पदयात्रा में आज से, जो खंडवा में बोरगांव से शुरू हुई है, शामिल हो चुकी हैं और ऐसा बताया गया है कि 4 दिनों तक वो पदयात्री रहेंगी जो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसके साथ ही साथ और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर यात्रा के प्रति। तो आज खंडवा में और देर रात खरगोन जिले में वो विश्राम करेंगे और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। लगभग 450 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी करेंगे राजस्थान जाने से पहले। खंडवा से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंची। यहां राहुल गांधी ने बुरहानपुर में एक रैली की और वहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि सभी लोकतांत्रिक रास्ते बंद हो चुके थे। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। तो और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस वक्त खंडवा में हैं। उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की है, चलिए आपको सुनवाते हैं।
और वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज सुनवाई जारी रहेगी। कल की सुनवाई में बीते दिनों चुनाव आयुक्त बने अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। अदालत ने उनकी नियुक्ति की फाइल मंगा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई से ना डरे। 21 नवंबर को चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने मंगा ली है। उसका कहना है कि वो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखना चाहता है। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई होने के 3 दिन के भीतर ये नियुक्ति हुई है। इस मामले में अर्जी दाखिल होने के बाद ये नियुक्ति की गई। वीआरएस लेने वाले अफसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया। अदालत ने कहा कि अच्छा होता अगर सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर चल रही सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में टीएन शेषन की सख्त छवि को याद किया गया। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के भी दबाव में न आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी सरकार जी हजूरी वाले अधिकारी को ही चुनाव आयुक्त बनाना चाहती है। सरकार को मनचाहे नतीजे मिलते हैं और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, उससे गुणवत्ता और निष्पक्षता पर असर पड़ता है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि नियुक्ति सरकार करती है तो इसे निष्पक्ष कैसे कहा जा सकता है। जोसेफ ने पूछा कि चुनाव प्रक्रिया में सरकार जजों को शामिल करना चाहती है या नहीं। Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes. That he says, okay, carries with it, he doesn't get around to doing it. Will it not be a case of complete breakdown of the system then? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. Yes. So these are the aspects which perhaps the participation of a larger body, Yes, instead of the cabinet. दूसरी तरफ सरकार ने साफ किया कि 1991 के बाद से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कोई खामी नहीं पाई गई है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसी नियुक्तियां होती हैं। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि ये संसद का कार्य क्षेत्र है, इसमें न्यायपालिका को दखल नहीं देना चाहिए। संविधान ने जो अधिकारों का बंटवारा किया है उससे अलग रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप संसद को दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगर इसके लिए कानून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अवैध है। सरकार ने दावा किया कि वो संविधान के मुताबिक काम कर रही है। ये बहस अभी आगे चलती रहेगी। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि सवाल उठाने वाली खुद देश की सबसे बड़ी अदालत है और अब केंद्र सरकार को दस्तावेजों, फाइलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी नियुक्तियों में कोई खामी नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। असम मेघालय सीमा पर अवैध लकड़ी तस्करी को रोकने पर हिंसा हुई थी। इसमें 6 लोग मारे गए थे, जिसके बाद असम सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। इस मामले में मेघालय के सीएम कोनराड संगमा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, जबकि मृतक वन रक्षक समेत जान गंवाने वाले मेघालय के बाकी 5 लोगों के आश्रितों को असम सरकार 5-5 लाख का मुआवजा देगी। इस बीच दोनों राज्यों के बीच तनाव को देखते हुए शिलांग में होने वाले चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया है, जिससे मेघालय को पर्यटन को अच्छा खासा नुकसान होना तय है। इस पूरे तनाव की ताजा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में राज्यों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट कोई नई बात नहीं है। बहुत सालों से यहाँ पे कई राज्यों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है, लेकिन जो मंगलवार का घटना है वो इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि 6 लोगों की जान चली गई। 6 लोगों में से 5 लोग जो मेघालय के रहवासी है और एक आसाम के फॉरेस्ट गार्ड के भी जान गए हैं इस घटना में। अब ये घटना कैसा हुआ, क्यों हुआ,
इन सारे चीज़ों की तहकीकात करने के लिए आसाम ने भी एक जांच के ऑर्डर जारी किए हैं और मेघालय ने भी जांच की एक टीम बनाई है और दोनों राज्यों के तरफ से जांच की ऑर्डर हो गया है और जांच भी होने वाला है। लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का ये मानना है कि अगर ये कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे जो निष्पक्ष होंगे तो इसमें और बेहतर शायद रिजल्ट्स मिलेगा और इसमें कोई आरोप नहीं रहेगा कि किसी का पक्ष लेकर ये जांच हो रहा है। इस तरीके का आरोप लगने की चांस नहीं रहेगा अगर कोई निष्पक्ष सेंट्रल एजेंसी इस बात की जांच करे। साथ साथ आपको ये बता दें कि ये जो घटना हुआ है ये एक ऐसा जगह पे है जहां पे कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद डिस्प्यूटेड इलाका हो सकता है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम का मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि ये कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, ये एक पुलिस का ओवररीच का एक उदाहरण है और इसीलिए ये 6 लोगों की जान गई है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर ये ओवररीच या ओवर एक्शन की आरोप लगने वाला है और लग रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ऐसे उनका कहना है। लेकिन जो मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, उनका कहना है कि ये जरूर बाउंड्री डिस्प्यूट से जुड़े हुए आसाम के जो पुलिस बल है या जिनके तरफ से ये गोली चलाई गई है वो मेघालय में घुसकर अनप्रोवोक्ड फायरिंग का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो ये सारे चीज जरूर एक बाउंड्री डिस्प्यूट से भी जुड़े हुए हैं। साथ साथ ये राजनीतिक मामला भी बन सकता है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में मेघालय में चुनाव है और मेघालय में जो मेन विपक्ष दल है तृणमूल कांग्रेस वो कॉनराड संगमा के सरकार को इस मामले को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए क्योंकि मेघालय में चुनाव है और क्योंकि ये एक राजनीतिक मामला बन सकता है इसको लेकर भी राजनीतिक बातचीत होगी। और ऐसा पता चल रहा है कि केंद्र की तरफ से भी इस मामले को लेकर बातचीत होने वाला है ऐसा खबर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो गुजरात में आज फिर से प्रधानमंत्री धुआंधार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज विजय संकल्प सम्मेलन के तहत 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पहली रैली पालनपुर में सुबह 10 बजे होगी, दूसरी मोडासा में 12:15 बजे, तीसरी दहेगाम में होगी 1:45 पर शुरू होनी है और चौथी रैली बावला में 3 बजे होगी। इसके अलावा पीएम मोदी रविवार और सोमवार को भी गुजरात जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। ये उनका तीसरा गुजरात दौरा रहेगा। इस दौरान वो 7 सभाओं को संबोधित करेंगे। रविवार को 3 जनसभाएं होंगी और फिर सोमवार को 4 जनसभाएं होनी है। इस तरह गुजरात के 3 दौरों में उनकी कुल 23 जनसभाएं हो जाएंगी। गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सूरत। सूरत की वराछा सीट पाटीदार बाहुल्य सीट है और बीजेपी का गढ़ है। ऐसा गढ़ कि 2017 में पाटीदार आंदोलन चरम पर होने के बावजूद बीजेपी ये सीट नहीं हारी, लेकिन इस बार बीजेपी के दबदबे को आम आदमी पार्टी का मजबूत दावा चुनौती दे रहा है। देखो, विधायक है नहीं, विधायक थे और पूर्व मंत्री थे और अब पूर्व ही रहेंगे क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे काका रिटायर्ड ही रहे। जनता की सेवा बहुत की। हमारे काकी जी चाहते हैं कि अब घर पर रहे, बच्चों को संभाले, आशीर्वाद दे और घर के वातावरण में थोड़ा सा सहकार दे। वो सब जगह बोल रहे हैं कि काका भतीजे की लड़ाई, चाचा भतीजे की लड़ाई है, चाचा को निवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो लोगों के मत पर छोड़ देता हूँ। वोटिंग वो करेंगे, लोग वोट करेंगे और तय नक्की करेंगे, वो लोग करेंगे कि चाचा को घर पे बैठने का है या भतीजा को बैठने का है। ये लड़ाई चाचा भतीजे की है, पाटीदारों के बीच दबदबा दिखाने की। लड़ाई बीजेपी के लिए अपना गढ़ बरकरार रखने की है और आम आदमी पार्टी के लिए किला ढहाने की है। शिक्षा में परिवर्तन, स्वास्थ्य में परिवर्तन, ये हमारा उद्देश्य।
28 साल का नौजवान देखने में किसी आम युवक जैसा ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के टिकट पर सूरत की वराछा रोड विधानसभा सीट से इसके लड़ने से सूरत की ये सबसे अहम सीट बन गई है। अल्पेश कथीरिया हार्दिक पटेल के बाद पाटीदार आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हैं। दक्षिण गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन को खड़ा करने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। हमने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि 1990 के पहले के पीरियड में जब कांग्रेस का शासन था तो लोग उससे तंग आ गए थे, तो मौका दिया भाजपा को। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस तंग करती थी उससे भी खराब तरीके से भाजपा पेश आ रही है, तंग कर रही है। तो भाजपा से दूर होना है और आम आदमी पार्टी को मौका देना है, केजरीवाल जी को मौका देना है, परिवर्तन में साथ देना है। वराछा रोड संदेश देने की भी सीट है, क्योंकि यहाँ के कुल 2,11,000 वोटरों में से 3/4 पाटीदार हैं। बीजेपी ने यहाँ से 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री किशोर कनानी को मैदान में उतारा है। 2017 में पाटीदार आंदोलन चरम पर होने के बावजूद किशोर कनानी ने ये सीट 14,000 वोटों से जीती थी। उसमें कुछ कड़ा मुकाबला नहीं है। वो पाटीदार चेहरा था, है ही नहीं। वो अनामत आंदोलन समिति के कन्वीनर थे। उसको अब वो राजकीय नेता हो गए, कोई पार्टी में जुड़ गए, तो अभी लोग तय करेंगे, नक्की करेंगे कौन चेहरा चाहिए। पाटीदार तो दोनों है। हमने 10 साल जो इस इलाके में काम किया है, वराछा में हमने जो काम किया है, लोगों के लिए हम दौड़ते रहे, उसका आवाज बन के हम वहीवट के अंदर के सामने वो लड़ रहे हैं। तो हमारा अनुभव है काम का लोगों को। 2 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली ये कि 2017 में जब पाटीदार आंदोलन अपने चरम पे था, उस समय भी बीजेपी गुजरात भी जीती और वराछा भी जीती। तो जब उस समय पर इतने खराब हालात में बीजेपी ने ये सीट नहीं हारी, तो अब बीजेपी ये सीट कैसे हार सकती है? इसके जवाब में चर्चा यह चल रही है कि पहले जनता के पास, गुजरात की जनता के पास बेहतर मजबूत विकल्प नहीं था, इसलिए बीजेपी 2017 और उससे पहले के सभी चुनाव जीतती रही। लेकिन अब जनता के पास एक और नया विकल्प मौजूद है। हो सकता है पब्लिक उसकी तरफ ध्यान दे। अब दोनों चर्चाओं में से कौन सी हावी और मजबूत निकलती है, ये चुनाव बताएंगे। वराछा सूरत से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अब नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी अगले 1 हफ्ते में 1000 नुक्कड़ सभाएं करेगी, जिसकी शुरुआत बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की। कैसी है नुक्कड़ सभाएं और क्या है रणनीति, जानने के लिए देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के नगर निगम चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है और दिल्ली का तापमान कम होता जा रहा है। हर रोज आम आदमी पार्टी को जूझना पड़ रहा है एक वीडियो से। सत्येंद्र जैन का वीडियो आ जाता है मालिश कराते हुए, काजू बादाम खाते हुए, और फिर कभी उसके विधायकों के साथ मारपीट होते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी का कि कूड़े पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसको बीजेपी की कोशिश रणनीति है कि उससे हटा करके आम आदमी पार्टी को ट्रैप किया जाए इन वीडियोस में। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक नुक्कड़ सभा चल रही है, हरकेश नगर में है, और मनीष सिसोदिया जो है इसको संबोधित कर रहे हैं और बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे पीछे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, पीछे मनीष सिसोदिया को दिखाते हैं आपको, लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और कूड़े की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आपको वीडियो के बारे में बताएंगे, दूसरे मुद्दों पर भटकाएंगे, पर आप कूड़े पर बात करना। वो कह रहे हैं 15 साल से निगम में बीजेपी है, लेकिन फिर भी कूड़े के ढेर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत होता है। तो मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का और जो मेयर बनेगा वो भी आम आदमी पार्टी का। ये तस्वीरें हैं, ऐसी ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ऐसी ही लगभग 1000 नुक्कड़ सभाएं आम आदमी पार्टी अगले 1 हफ्ते में करने जा रही है, जिससे कि वो लोगों तक पहुंचे। बड़ी रैलियां नहीं करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर महिलाएं ज्यादा आई हैं, पुरुष कम हैं। कोशिश इनके कार्यकर्ताओं की है
कि महिलाओं तक भी पहुंचा जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने महिलाओं की यात्रा बसों में फ्री की है, वैसे ही एमसीडी में आए तो उनको और सुविधाएं दी जाएंगी। पुरुष भी हैं, लेकिन ऐसे नुक्कड़ सभाओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जहां बीजेपी का एक बहुत बड़ा कैंपेन है जिसमें जेपी नड्डा हो या योगी आदित्यनाथ आ रहे हो, उसके सामने नुक्कड़ सभाओं के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी पोल पुछ, अपनी तैयारी दिखाने की कोशिश कर रही है। तो कोशिश यही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कूड़े की बात करे, कूड़े की पहाड़ की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। और आप देखें, यहाँ देखें ये नुक्कड़ सभा है हरकेश नगर में, पूर्वी दिल्ली में। पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली तीनों में ही बीजेपी का मेयर थे। पूर्वी दिल्ली हमेशा घाटे में रही है, यहाँ लोगों की तनख्वाह नहीं मिली है, जो एमसीडी स्कूलों में काम करते हैं लोग या शिक्षक हैं, तो कह रहे हैं सबकी तनख्वाह मिलेगी। अब एकीकृत हो गया है, तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ कमान संभाले हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव में कमाल संभाले हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर कम है, वीडियोस पर बात नहीं, ट्रैप नहीं, और बात सिर्फ कूड़ा की। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का लाई डिटेक्टर टेस्ट कल नहीं हो पाया। अब ये टेस्ट आज हो सकता है। आफ्ताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट में केस से जुड़े तमाम सवाल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। इस टेस्ट के जरिए हत्या का मकसद और हत्या का तरीका या फिर सीक्वेंस ऑफ क्राइम जानने की कोशिश रहेगी। लेकिन कल ये टेस्ट क्यों नहीं हो पाया, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से। मुकेश की रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें आज पूनावाला का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। कल तबीयत खराब होने की वजह से ये टेस्ट नहीं हो पाया था। तो श्रद्धा वालकर मर्डर केस में श्रद्धा के खत से अब और भी खुलासे हुए हैं। आफ्ताब ने 2020 में भी श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। खत में लिखा हुआ है कि आफ्ताब ने उसके टुकड़े करने की धमकी दी। ये शिकायत श्रद्धा ने पुलिस में की थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा ने अपनी शिकायत भी वापस ली और आफ्ताब के साथ ही रहने चली गई। मैं श्रद्धा विकास वालकर, मेरी उम्र 25 साल है और 26 साल के आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ रीगल अपार्टमेंट में रहती हूँ। आफ्ताब ने आज मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है। उसने मुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की धमकी भी दी है। ये पिछले 6 महीने से मेरी पिटाई करते आ रहा है, लेकिन मैं इसके पहले पुलिस थाने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आफ्ताब के माता पिता को भी ये सब पता है। वो वीकेंड पर मिलने आते हैं। हम अब तक एक साथ रहे क्योंकि हम शादी करने वाले थे और आफ्ताब के माता पिता का आशीर्वाद भी था, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कल को अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए आफ्ताब ही जिम्मेदार होगा। श्रद्धा ने लिखित शिकायत 23 नवंबर 2020 को तुलिंज पुलिस थाने में दिया था, लेकिन इसके बाद फिर से आफ्ताब के पास ही रहने चली गई और 2 साल बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। 18 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब ने उसकी हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। श्रद्धा के इस शिकायत पत्र से तुलिंज पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले को गंभीर मानते हुए इस बात की जांच कराने का आदेश दिया है कि उस दौरान जांच क्यों नहीं हुई। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। इस बीच तुलिंज पुलिस ने दावा किया है कि श्रद्धा की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद 19 दिसंबर 2020 को श्रद्धा ने थाने में आकर अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। साल 2020 में तुलिंज पुलिस को लिखे शिकायत पत्र से ये साफ है कि श्रद्धा आफ्ताब से डरी हुई थी और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनने या फिर अपने पिता के घर वापस आने के बजाय आफ्ताब और उसके माता पिता पर भरोसा किया। नतीजा वही हुआ जिसका उसे डर था। वसई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
मुंबई में लगातार खसरे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार रात खसरे के कारण मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके में 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं खसरे के कारण अब तक कुल 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में खसरे के बढ़े मामलों के बाद अब गली गली में जाकर बीएमसी टीकाकरण अभियान चला रही है। टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच गलतफहमी दूर करने और सही जानकारी देने के लिए अब मदरसों से भी इसका ऐलान किया जा रहा है। मोहतरम हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमा लें। बीएमसी की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि जिन भी हजरात के घर में अगर कोई चेचक ज़दा है या किसी बच्चे को चेचक निकलने वाला है या किसी को चेचक निकल गया है तो उनसे गुजारिश है अंटाफिल बीएमसी में जाएं और वहां चेचक का टीका लगवाएं और चेचक के लिए दवा लेकर के आएं। खसरे के कारण मंगलवार को मुंबई से सटे नाला सोपारा में 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। सबसे खराब हालत मुंबई के गोवंडी इलाके की है। 24 वर्षीय शाहीन के 14 महीने के बच्चे फजल की तबीयत खराब होने के बाद उसे मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। बच्चे ने खसरे से बचने वाले टीके नहीं लिए हुए थे। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने जो टीकाकरण होता है वो सब किया हुआ था? 9 महीने में बच्चे को वैक्सीन देना होता है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं एडमिट थी ना, तो उसके चक्कर में नहीं हुआ था। मेरी बहन मेरे बच्चे को संभालती थी तो उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बच्चों का टीकाकरण ना होना, माता पिता को टीके की जानकारी ना होना और माइग्रेशन के कारण टीका ना लगना इसकी वजह है। मीजल्स ये जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है। अगर ये मीजल्स के केसेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो इसका क्लियर कट मतलब है कि वैक्सीनेशन का कहीं कहीं एरिया में प्रभाव कम है। अक्टूबर से लेके आउटब्रेक हमें ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आउटब्रेक का मतलब है एक जगह पर 5 सस्पेक्टेड मीजल्स के केसेस मिलते हैं तो उसे हम आउटब्रेक कहते हैं। उसमें हमें ऐसे दिखाई दिया कि 20,000 जो केसेस है बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, तो तुरंत हम लोगों ने उनके वैक्सीनेशन के लिए एक कार्यवाही चालू की। जिन बच्चों की खसरे के कारण मौत हुई है उसमें से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खसरे के साथ ही निमोनिया, लूज मोशन या इस तरह के और कई बीमारियां हुई जिसका असर उनके इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसको लेकर अब कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में दूसरा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। खंडवा से शुरू हुई ये यात्रा जो है इसमें प्रियंका गांधी भी अब शामिल हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा भी प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सचिन पायलट भी यात्रा में साथ चल रहे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ भी यहां पर देखने को मिल रही है। आज ये यात्रा करीब 23 किलोमीटर तक चलेगी। राहुल गांधी रास्ते में रुस्तमपुर से टंटिया भील की जन्मस्थली भी जाएंगे और वहां एक जनसभा भी होने जा रही है। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 12 दिनों में 6 जिलों से होती हुई 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। तो अगर भीड़ की बात करें तो अच्छी भीड़ यहां पर जुट रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का। अनुराग, मध्य प्रदेश में आज दूसरा दिन है, लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी जो है वो नफरत की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं और साथ ही बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा भी वो अनुराग उठा रहे हैं। क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया है, बताएं। आदित्य, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो जगह है जहाँ से अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और यात्रा का थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा और यहाँ से फिर तात्या भील की जो जन्मस्थली है बड़ौदा हीर, वहाँ जाएंगे। इस जगह पर जगह जगह पर आदमकद कटआउट लगे हुए हैं राहुल गांधी के पीछे। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता भी हैं, विधायक नीलांशु चतुर्वेदी। यात्रा में कैसा उत्साह है? वो तो आपने खुद ही देखा होगा कि यात्रा में कितना जबरदस्त उत्साह है, कैसे। हाँ, प्रियंका गांधी आ जाएंगे संभवतः पहली बार यात्रा में। नीलांशु, आप लोगों को ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहे हैं? भाई कह रहे हैं कि पैर खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं जब बहन साथ होती है। स्वाभाविक है, पूरी ताकत मिलती है, पूरा हिंदुस्तान साथ में है और जब बहन साथ में है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चलती चली आ रही हूँ तो उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। जो लड़ाई राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तय करी है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, एक डर के माहौल को ख़त्म करने की ये पदयात्रा है, इससे देश में आपको एक परिवर्तन दिखाई देगा, लोगों को असली बात पता चलेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तैयारियों में व्यस्त हैं, हमारे साथ वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के युवा नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं। हमने अदिति ये भी देखा कि कुछ दिव्यांग भी हैं, वो भी यात्रा में चल रहे हैं, कुछ विदेश से लोग आए हुए हैं, वो भी यात्रा में चल रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इस यात्रा से जो भारत जोड़ने की परिकल्पना है, चाहे वो धर्म, संप्रदाय, भाषा, जातियों के नाम पर हो या फिर जो मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, उनसे निजात मिल पाएगी। लोगों में ये धारणा बलवती होती जा रही है और ये कारवां आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अदिति जी, अनुराग, मध्य प्रदेश में एक खास बात ये भी है कांग्रेस के लिए कि यहाँ पर अब चुनाव जो है वो ज्यादा दूर नहीं बचे हैं और कांग्रेस यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है क्योंकि पिछली बार जमी जमाई सत्ता जो है वो हाथ से निकल गई थी। ऐसे में क्या भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर यहाँ पर आप देखते हुए देख रहे हैं और खासकर अगर सिर्फ कांग्रेस की ही बात की जाए तो क्या संगठन के रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मजबूती मिलेगी, क्योंकि खींचतान यहाँ पर भी काफी देखने को मिली है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो इलाका है निमाड़ का, वहाँ कांग्रेस के विधायक ठीक ठाक संख्या में थे, लेकिन कुछ पाला बदल कर बीजेपी में चले गए, कुछ पाला बदलने की कगार पर खड़े थे। और ख़ास करके अगर आदिवासियों की बात करें तो आप यात्रा बनाम यात्रा देख रहे होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल से बड़ौदा हिर से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे और जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत हुई है, गौरव यात्रा की शुरुआत हुई है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि उनकी सारी योजना पहले से बनी हुई थी, कोई यात्रा बनाम यात्रा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह यात्रा डर से शुरू की गई है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं अदिति, और इसके पीछे अगर आप राजनीतिक गणित देखें तो मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन लगभग 84 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो असर रखते हैं। जो पिछले चुनाव थे उसमें बीजेपी को इन वोटरों में जबरदस्त झटका लगा था, जबकि 2013 में यही वो सीटें थी जहां से बीजेपी को एक निर्णायक बढ़त मिली थी और एक बड़ी जीत उन्होंने मध्य प्रदेश में हासिल की थी। लेकिन पिछले चुनाव में चूंकि ये वोटर खिसके और बीजेपी के हाथ से सत्ता भी खिसक गई, तो पिछले 1-1.5-2 साल में चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों, सब मध्य प्रदेश लगातार आ रहे हैं। कई सारी योजनाओं की शुरुआत यहाँ से हुई है, चाहे भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर करना हो, कई सारी प्रतीकात्मक बातें भी, चूंकि जो तात्या भील हैं उन्हें रॉबिनहुड कहा जाता है देश का, तो वहाँ से यात्रा की शुरुआत या राहुल गांधी की यात्रा का पड़ाव, तो दोनों दलों में इस बात को भी लेकर रसाकशी तो है ही कि आदिवासी वोटरों पर कौन ज़्यादा मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। और ये चूंकि मैंने जैसा बताया आपको कि 230 में से 47 आरक्षित और 84 पर वो हार जीत का अंतर तय करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक निर्णायक बढ़त देते हैं और इसलिए भी इन पर नज़र है, क्योंकि लगभग आप समझिए कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जो आबादी है लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और अकेले तात्या भील जिस भील समुदाय से आते हैं आदिवासियों में, वो आदिवासियों में लगभग 40% हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ये जो सारे समीकरण हैं इसके मद्देनज़र भी इस इलाके में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आमद हो, इन सब की एक अहम वजह है। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आपके पास हम आते रहेंगे। तो खंडवा से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है आज उसका दूसरा दिन है मध्य प्रदेश में और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में नजर आ रहे हैं। साथ ही राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट हैं, कमलनाथ भी साथ में हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जब पहुंची थी, राहुल गांधी ने बुरहानपुर में एक रैली वहां पर की और वहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इसलिए शुरू की है क्योंकि सभी लोकतांत्रिक रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके थे। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबको आरएसएस बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है, सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो,
मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। तो ये आप बुरहानपुर में राहुल गांधी को सुन रहे थे। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी खंडवा में इस वक्त हैं और उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में लोगों को क्या कुछ सोचना है। राहुल गांधी ने बुरहानपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार संभवतः कहा कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को खरीद करके आरोप लगाया उन्होंने कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और तीखा हमला बोला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो अभी सत्तारूढ़ है मध्य प्रदेश में और देश में भी। हम खंडवा में हैं और साफ तौर पर मेरे कैमरा पर्सन रिजवान आपको पोस्टर्स दिखा रहे होंगे। यहाँ पर जिला चिकित्सालय के पास खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ के लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से और यात्रा से जानने के लिए उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताएंगे? शेख हमीद। शेख साहब क्या है आपके लिए भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा मैसेज है जो तमाम मुद्दों पे उसने कदम उठा रहे हैं राहुल जी ने। अच्छे मैसेज दे रहा है कि ताकि भारत से सब तरह के लोग जुड़े और सब यात्रा सफल रहे और सब मतलब ये सब भेदभाव खत्म हो। कुल मिला के अच्छी बात ये है। आपका नाम क्या है? मनोज पटेल। मनोज पटेल, आप युवा हैं मनोज जी, आपके लिए ऐसी यात्राओं का क्या मतलब है? जैसा मतलब अच्छा कर रहा है राहुल जी, जो कर रहा है ना ये अच्छा हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो चुनाव आते हैं तो हमेशा उसके अंदर जो नफरत की बातें होती है ये बातें ख़त्म होना चाहिए। साफ़ सुथरा चुनाव होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ भाई हैं हमारे। आपको लगता है इस यात्रा से वो मकसद हल होगा? अब मकसद तो देखो वो ऊपर वाला है, जो भी है वो करने वाला है, अल्लाह करने वाला है उसको। तो इन्होंने भी रथ यात्रा निकाली थी 1993 के अंदर, इन्होंने जोड़ा आंदोलन निकाला है, भारत आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अदनान कोकर। अच्छा, आपको क्या लगता है इस यात्रा से क्या हल होगा, क्या हासिल? ये यात्रा एक देश को जोड़ने के लिए निकाली जा रही है। जो देश में एक नफरत का माहौल फैला हुआ है वो नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और ये बहुत अच्छी यात्रा निकाली जा रही है। जो आज आप देख रहे हो देश में जो बहुत असामाजिक तत्व और जो शहर का माहौल और वातावरण ख़राब करा जा रहा है देश में, उसको लेके एक राहुल जी की जो सोच थी, ये यात्रा के माध्यम से पूरे देश को संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि दिल से दिल को जोड़ो और नफरत से दिल को जोड़ो। तो अलग अलग बातें आपने सुनी हैं, लेकिन कमोबेश यहाँ के लोग इस यात्रा से यही बात समझ पाए हैं कि इस यात्रा का मकसद है देश को एकता के सूत्र में पिरोना और जिस तरह से अलग अलग धर्म भाषा के नाम पर बिखराव की बातें सामने आ रही हैं वो ना हो। युवाओं को उम्मीद है, बुजुर्गों को उम्मीद है, लेकिन एक लाइन में एक संदेश बताना चाहें तो यही कि भारत जोड़ो जो इस यात्रा के नाम में भी परिलक्षित होता है। खंडवा से अपने सहयोगी रिजवान खान और निशाद के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की जो मांग है उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी है। कल की सुनवाई में एक काफी अहम बात जो हुई वो देखने को मिली। बीते दिनों चुनाव आयुक्त बने अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। अदालत ने उनकी नियुक्ति की फाइल मंगवा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करने से ना डरे। उधर सरकार ने अब सफाई देते हुए कहा है कि जो संसद का काम है उसमें कोर्ट कदम रखने से बचे। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का लाई डिटेक्टर टेस्ट कल नहीं हो पाया। कल तबीयत खराब हो गई थी आफ्ताब की, इस वजह से टेस्ट को टालना पड़ा। अब ये टेस्ट आज माना जा रहा है कि हो सकता है, लेकिन अब कस्टडी के 3 दिन ही बाकी हैं और काफी सवाल जो है अभी वो बाकी है जिनके सवालों का जवाब ढूंढना है। आफ्ताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट में केस से जुड़े सवाल भी किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इस हत्या को 6 महीने का वक्त बीत चुका है, ऐसे में आफ्ताब से सच निकलवाना आसान नहीं होगा। इस टेस्ट के जरिए हत्या का मकसद और हत्या का तरीका जानना है। और श्रद्धा मर्डर केस में खुद श्रद्धा के खत से अब और भी खुलासे जो हैं वो हुए हैं। आफ्ताब ने 2020 में श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में लिखा है कि आफ्ताब ने उसके टुकड़े करने की कोशिश की थी, धमकी दी थी और ये शिकायत श्रद्धा ने पुलिस में की थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा ने अपनी शिकायत भी वापस ले ली और आफ्ताब के साथ वो फिर से रहने के लिए चली गई। दिखाते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ये रिपोर्ट।
मैं श्रद्धा विकास बालकर, मेरी उम्र 25 साल है और 26 साल के आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ रीगल अपार्टमेंट में रहती हूँ। आफ्ताब ने आज मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है। उसने मुझे काट कर टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की धमकी भी दी है। ये पिछले 6 महीने से मेरी पिटाई करते आ रहा है, लेकिन मैं इसके पहले पुलिस थाने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आफ्ताब के माता पिता को भी ये सब पता है। वो वीकेंड पर मिलने आते हैं। हम अब तक एक साथ रहे क्योंकि हम शादी करने वाले थे और आफ्ताब के माता पिता का आशीर्वाद भी था, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कल को अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए आफ्ताब ही जिम्मेदार होगा। श्रद्धा ने यह लिखित शिकायत 23 नवंबर 2020 को तुलिंज पुलिस थाने में दिया था, लेकिन इसके बाद फिर से आफ्ताब के पास ही रहने चली गई और 2 साल बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। 18 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब ने उसकी हत्या कर शव के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। श्रद्धा के इस शिकायत पत्र से तुलिंज पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मामले को गंभीर मानते हुए इस बात की जांच कराने का आदेश दिया है कि उस दौरान जांच क्यों नहीं हुई। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। इस बीच तुलिंज पुलिस ने दावा किया है कि श्रद्धा की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद 19 दिसंबर 2020 को श्रद्धा ने थाने में आकर अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। साल 2020 में तुलिंज पुलिस को लिखे शिकायत पत्र से ये साफ है कि श्रद्धा आफ्ताब से डरी हुई थी और उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनने या फिर अपने पिता के घर वापस आने के बजाय आफ्ताब और उसके माता पिता पर भरोसा किया। नतीजा वही हुआ जिसका उसे डर था। वसई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे चुनाव आयोग के बारे में, और वो इसलिए करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की है और इस पर आज जो है वहां पे चर्चा हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर, और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसवाई कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल है, जो आज कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं उसी के संदर्भ में। उन्होंने पूछा है कि क्या ईसी के रूप में नियुक्ति स्तर के लिए कोई तंत्र है, क्या ईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया है। कोई भी सरकार अपने हाजी करने वाले या उन जैसे अधिकारियों को ही चुनाव आयुक्त बनाना चाहती है। सरकार को मनचाहा मिल जाती है और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा, ये दोनों पक्षों को सही लगता है। इस तरह की बातें कही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कुरैशी सर? देखिए, मुझे ये तो खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर ऑल इसकी कॉग्निजेंस ली, जबकि 4 साल पहले ये पीआईआर फाइल हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फाइनली बैठी और उसने इस पे टिप्पणी करनी शुरू की। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सोल्यूशन करके ही बेंच उठेगी। ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे पिछले 75 साल से अपॉइंट करती आई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 93 तक, और जब ये 1993 में ये मल्टी मेंबर का कमीशन बना, 3 मेंबर का कमीशन बना, उसके बाद से 3 मेंबर की अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे करते आई है। जब मैं भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मुझसे पहले कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने उसी प्रक्रिया से आए थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे के अपॉइंटमेंट से आए थे। लेकिन हमको एक कमजोरी महसूस होती थी कि कोई भी उंगली उठा सकता है कि जी आप सरकार ने आपको लगाया है तो आप सरकार को फेवर करेंगे, वो सुन के बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए उस वक्त हमने अपने पद पे रहते हुए ये कहा था कि इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी अगर हमारे अपॉइंटमेंट में सिग्नेचर होंगे तो हम एकदम चौड़े हो जाएंगे, हमें बहुत मजबूती महसूस होगी। तो ये तो हमारी 25 साल पुरानी डिमांड है, जो फाइनली जिसको कोर्ट डिस्कस कर रही है, क्योंकि सरकार तो इस पे कुछ करने वाली थी नहीं। हमने सरकारों को बार बार लिखा, हर बार सरकार ने इस बात को टाल दिया था, क्योंकि कोई भी सरकार अपना पावर छोड़ना नहीं चाहती।
आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि आप भी ये मानते रहे कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी इस नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो। और एक और चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप जो है ईसी बनाते हैं, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करते हैं, वही मुख्य जो है चुनाव आयुक्त बनते हैं। ऐसे में सरकार से स्वायत्तता और नियुक्ति की प्रक्रिया में कितना जो है स्वायत्त हो, इस पे सवाल उठता है। एंट्री लेवल पे ही जो है वहां पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, यही मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि एंट्री लेवल पे तो कोलिजियम होना चाहिए। और कोलिजियम ऑलरेडी कोलिजियम से हम परिचित हैं, हमारे कई पदों के लिए कोलिजियम का सिस्टम है। सीवीसी है, सीआईसी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, स्टैट्यूटरी पद है, उनके लिए तो कोलिजियम है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद या स्टैट्यूटरी भी नहीं है, वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है, उससे डिफरेंट नहीं है। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही कोलिजियम होने लग गई। और कोलिजियम में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सबसे सेंसिटिव पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, यानी इलेक्शन कमीशन, उसके लिए कोई कोलिजियम नहीं है। तो एक तो कोलिजियम से का सिस्टम होना चाहिए एट द इलेक्शन कमिश्नर लेवल। उसके बाद बाय सीनियोरिटी ऑटोमेटिक एलिवेशन होनी चाहिए। सीनियर मोस्ट को सोचना भी नहीं चाहिए, वरना अदरवाइज क्या होता है कि ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर ये सोचते हैं कि क्या मुझसे सरकार खुश है कि नहीं, क्या मुझको ये एलिवेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मुझे सी ना बनाए, हालांकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि सीनियर मोस्ट को न बनाया गया हो, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन कोई लीगल सेफ गार्ड नहीं है। ये सिर्फ सरकार की गुडविल पे है, उनके विन पर है कि वो लगाएं, कल को न लगाएं तो कोई क्या कर लेगा, तो कानून तो है नहीं। इसलिए इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड उसका होना जरूरी है। आफ्टर ऑल सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगाया जाता है कि नहीं, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली। कोई डिस्क्रेशन नहीं होता सरकार का, जो सीनियर मोस्ट होता है उसको अपॉइंट करना पड़ता है। वही चीज इलेक्शन कमीशन पे लागू होनी चाहिए। इसका मतलब कुरैशी साहब, आप भी ये मानते हैं कि इतना सेंसिटिव पोस्ट ये है, इसके लिए जिस ढंग से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उसी तरह का एक कोलिजियम होना जरूरी है, तभी निष्पक्षता रहेगी और लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। जी ये बिल्कुल ठीक है, हालांकि लोग उंगलियां फिर भी उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि जी डायरेक्टर सीबीआई भी तो कोलिजियम अपॉइंट करता है। डायरेक्टर सीबीआई के कितने डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो उस पर उंगलियां भी उठती हैं। लेकिन फिर भी कम से कम ये कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अगर साइन कर दिया है और चीफ जस्टिस ने भी उसको अप्रूव कर दिया है, तो ये किसी किस्म की टीका टिप्पणी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। एक और बात कही है आज अदालत ने, कहा कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सीईसी को पीएम के खिलाफ कार्रवाई करना हो, लेकिन सीईसी कमजोर घुटने वाला होता है, वो एक्शन नहीं ले पाता है। यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? ये सवाल भी उठाए हैं। हमें चयन के लिए एक स्वतंत्र निकाय की जरूरत है, ना सिर्फ कैबिनेट की, जो बात आप भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास दिखाने के दांत हैं, काटने के दांत नहीं है, ये कितना आपने महसूस किया है वहां रहते हुए? देखिए, ये दोनों बातें अलग अलग हैं कि एक तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी क्या सीईसी एक्शन ले सकता है या इलेक्शन कमीशन, ये अलग इशू, और ये बड़ा ताजा है। अशोक लवासा वाला केस हम भूल नहीं सकते, अभी 3 साल पुरानी बात है कि यही तो हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मॉडल कोड के कंडक्ट वायलेशन की कोई कंप्लेंट गई, एक नहीं, दो नहीं, चार कंप्लेंट गई, और उस पर 1 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इलेक्शन कमीशन को बड़े रेस्पेक्ट से डील करती रही है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छी तरह अपने आप को कंडक्ट करेंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लताड़ा कि भाई तुम्हारे पास 1 महीने से ये केसेस पेंडिंग है, फैसला क्यों नहीं कर रहा है। बल्कि 3 कमिश्नर में से एक ने, अशोक लवासा ने, तो उस पर प्रोटेस्ट भी किया, और उस प्रोटेस्ट के बाद उनकी क्या गत दुर्दशा हुई हम सब जानते हैं। जी नहीं तो फिर तो उतनी मजबूती है क्या सुप्रीम कोर्ट जो है निर्वाचन आयोग के पास? नहीं, अभी तो जो नहीं है, इसीलिए तो इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं
वो उनको रिमूवल का प्रोटेक्शन नहीं है। सीईसी तो एक दफा अपॉइंट हो जाए उसको सरकार हटा नहीं सकती सिवाय इम्पीचमेंट प्रोसेस के। इम्पीचमेंट का मतलब है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट फैसला करे। तो आज तक कोई हिंदुस्तान में न जज न कोई इलेक्शन कमिश्नर इम्पीच हुआ है। तो वो प्रोटेक्शन इलेक्शन कमिश्नर्स पे भी होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर दोनों जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों की बराबर की पावर है, तीनों का इक्वल वोटिंग राइट है, इक्वल पे इक्वल राइट है, एक्सेप्ट जो सीनियर मोस्ट होता है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो जाता है, ही बिकम द फेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ना दो इलेक्शन कमिश्नर को जिनको प्रोटेक्शन नहीं है उनको ये डर लगा रहता है कि क्या मुझको सीईसी लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, तो वो अपने को प्रोबेशन पे महसूस करते हैं। प्रोबेशन पे अगर महसूस करते हैं तो सरकार, अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बैकबोन दिखाने लग जाए तो दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सरकार उन पे दबाव डाल सकती है कि इनको आउट वोट करके 2-1 वोट देके रोजाना सीईसी को न्यूट्रलाइज कर दो। तो ये तो इंस्टीट्यूशनल कमजोरी हो जाती है ना। इसलिए तीनों को बराबर की प्रोटेक्शन, और उसका एक लॉजिक है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने सीईसी को प्रोटेक्शन दी थी रिमूवल से, तो उसको हटा नहीं सकते एक्सेप्ट इम्पीचमेंट से, उस वक्त इट वाज ए वन मैन इंस्टीट्यूशन। वो किसी इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन नहीं थी, वो इंस्टीट्यूशन को थी। उस वक्त इंस्टीट्यूशन एक आदमी पर मुश्तमिल था, अब 3 लोग मिलके इलेक्शन कमीशन है, तो वो प्रोटेक्शन तीनों को ऑटोमेटिकली जानी चाहिए थी। ये एक लीगल ओवरसाइट हो गई और हम लिख लिख के थक गए सरकारों को। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रिंग थी, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, उन्होंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। बहुत खूब कुरैशी साहब, आपने बड़ी ईमानदारी से अंदर की बात बाहर कर दी। मेरा अंतिम सवाल है जाते जाते, तो क्या आपको लगता है कि सब सरकार को सूट करता है कि इसी तरह का चुनाव आयोग रहे, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे कल को वो सत्तारूढ़ बन जाए, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता जा रहा है? कि यही तो वजह है कि जो मैंने जैसे कहा ना कि हमने 25 साल से तो हम एक के बाद एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम लोग लिखते रहे कि भाई हालांकि हम उसी सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। हमें बड़ी खुशी होती कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हमारे अपॉइंटमेंट को साइन करता, हमें बड़ी मजबूती महसूस होती। ये हम कह के थक गए, उसको कोई सुनता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के ही लास्ट होप है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी स्ट्रांग स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ये कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल कोलिजियम सिस्टम डायरेक्टर सीबीआई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था। अगर एक इंस्टीट्यूशनल हेड के लिए, डायरेक्टर ऑफ ए डिपार्टमेंट के लिए कोलिजियम हो सकता है, तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं हो सकता? क्या एक और जाते जाते, क्या आपको नहीं लगता कि और अधिकार जो है चुनाव आयोग के बढ़ाए जाए? जो मैंने सवाल पूछा था वो रह गया, दिखाने के दांत हैं, काटने के नहीं। नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो बहुत है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन यूज करता ही रहा है, यही वजह है कि पूरे दुनिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक इमेज है, एक रेपुटेशन है। लेकिन यही कमजोरी है, दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन सबसे डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है पूरे दुनिया में। हमेशा इसकी मिनिमम तो कोलिजियम तो होता ही है, बल्कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी होती है। कई जगह तो पूरी पार्लियामेंट के सामने हियरिंग होती है, कई जगह तो इंटरव्यू होते हैं कैंडिडेट के जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, पूरी नेशन देखती है किस तरह अपॉइंट होते हैं। और हमारे यहाँ ये सरकार जिसको चाहे लगा देती है। अब ये बात दूसरी है कि अब तक 70 साल में ज्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया और ईमानदारी से कि उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठी। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चनेबल काम किया तो उन पे उंगलियां भी खूब उठी। हेडलाइंस उठा के देख लीजिए अखबारों की, हर इलेक्शन के बाद पता लग जाएगा कि किस पे उंगलियां उठी, किस पे नहीं उठी। सरकारें बदलती रहती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यसभा में भी पहुंचते रहते हैं, और बाकी नौकरी के बाद अलग अलग पोस्टिंग भी देखने को मिलती है। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत एक सेकंड, ये आपने एक आखिरी जो पॉइंट मेंशन किया, मैं इस पे भी कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारे ऊपर रिटायरमेंट के बाद कोई बार नहीं है कि सरकार की कोई पद हम न ले सके, लेकिन मैं इस राय का हूं कि हमें हमारे ऊपर भी बार लग जाना चाहिए। जैसे सीएजी पे होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई और पोस्ट नहीं ले सकता, तो हमारे ऊपर भी कि कोई सरकारी पद इसके बाद नहीं लिया जाएगा, ताकि वो लालच भी न रहे कि जी अगर सरकार खुश होगी तो मुझको गवर्नर बनाएगी
ये लालच खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही बड़ी बात कही है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है उससे कुछ अच्छा निकलेगा और जो चुनाव आयोग पे जो बार बार उंगलियां उठती है वो ना उठे। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका एनडीटीवी से वक्त निकालने के लिए। नमस्कार। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो पहली खबर है आज चुनाव आयोग से जुड़ी हुई, जिसमें ईसी अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तलब की गई है और नियुक्ति पर कई तरह के सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं। दूसरी खबर यहां पर आई एम्स अस्पताल से, जहां पर मुख्य सर्वर जो है उस पर हैकर्स की सेंधमारी हुई है और अब मरीजों को परेशानी आ रही है, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं जल्द से जल्द कि इस समस्या से निजात दिलाई जाए। तीसरी खबर भारत जोड़ो यात्रा जो है मध्य प्रदेश में आज उसका दूसरा दिन है, लेकिन खंडवा में अब राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जुड़ गई हैं। चौथी खबर श्रद्धा मर्डर केस से आफ्ताब का कल पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था, तबीयत खराब के चलते अब आज फिर हो सकता है उसका सवालों से सामना। पांचवी खबर फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, दूसरा बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। जापान ने जर्मनी को यहां पर मात दी है। आपको करना यह है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर को चुनना है और उस खबर को जो आप पसंद करेंगे उसे हम विस्तार से आपको रूबरू कराएंगे।